सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हिंदी साहित्य के डिस्कशन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था कि भारत दुर्दशा का इच्छित आदर्श क्या है, समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। इसका डिस्कशन देखेंगे कि इस आंसर का किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए या किया जाना ज़रूरी है। देखिए, ये सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया था यही प्रश्न। और जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में नाटकों का डिस्कशन शुरू कर दिया था, उसी को ही आज आगे बढ़ाएंगे। हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन को जो अब इस वीडियो के अंतर्गत होने वाला है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला एस्पेक्ट हम ये समझेंगे कि जो नाटक का जो बेसिक कंसेप्ट है थोड़ा उसे समझेंगे। सेकेंडली फिर हम जो भारतेंदु के द्वारा नाटक लिखा गया जो आपके पाठ्यक्रम में भारत दुर्दशा, उसके बारे में कुछ बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे। उसके 2 अंकों को देखेंगे जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। एंड देन तीसरा जो पार्ट होगा इस डिस्कशन का, उसके अंतर्गत हम जो आज का प्रश्न है उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आज का प्रश्न है यदि आपके पास नहीं है तो वो पुनः मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाटक जो हैं उनके बेसिक्स को समझते हैं। देखिए, नाटक जो है उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: भारतेंदु युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर जो स्वतंत्रता पूर्व हैं वह नाटक। यहाँ पर प्रसाद से तात्पर्य कौन है? जयशंकर प्रसाद से तात्पर्य हैं, जिन्हें नाटक सम्राट के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, जो भारतेंदु युगीन नाटक है, इन्हीं से नाटकों की शुरुआत हुई है। यहीं से, इसी युग से नाटकों की शुरुआत को माना जाता है। तो ये जो युग है भारतेंदु युग, वो 1850 से 1900 काल के अंतर्गत देखा जाता है। तो देखिए, इसमें कुछ जो प्रसिद्ध नाटककार या रचनाकार हुए हैं वो जैसे भारतेंदु हरीशचंद्र ही हैं। जैसे हम उनके भी नाटक देख रहे हैं, रचनाएं देख रहे हैं। भारतेंदु की भारत दुर्दशा, उसी तरीके से उनका एक अन्य प्रसिद्ध नाटक है नील देवी, इसी तरीके से सत्य हरीशचंद्र। तो ये भारतेंदु के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध नाटक हैं। इसी तरीके से देवकी नंदन खत्री जी भी यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध एक नाट्यकार या नाटककार रहे हैं, जिन्होंने सीताहरण नामक एक नाटक लिखा है, एक रचना लिखी है। देखिए, इस काल में जो सबसे प्रमुख बात थी वो यही थी कि जो नाटक लिखे जाते थे वो मनोरंजन के लिए लिखे जा रहे थे। मनोरंजन प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा, ये जो नाटक रहते थे समाज की समस्याओं को भी दर्शाते थे। तीसरा, कि अधिकांश नाटक जो थे वो सुखद अंत लिए हुए थे, यानी कि उनमें दुखद अंत नहीं रहता था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कि भारतेंदु के द्वारा लिखित रचना नील देवी, उसमें एक दुखद अंत नज़र आता है। तो आप ये दर्शा सकते हैं। उसी के साथ अब हम प्रसाद योगिन नाटक के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रसाद योगिन जो नाटक है वो भारतेंदु युग के पश्चात आया। इस नाटक या इस युग के अंतर्गत जो प्रमुख बातें थी वो इस तरीके से थी कि रोमांचकारी नाटक लिखे गए, इसी तरीके से कुछ ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, साथ ही समसामयिक दृष्टिकोण पर भी नाटक लिखे गए, इसी तरीके से पौराणिक नाटक भी रचे गए। तो यहाँ पर कई इस प्रकार के डायमेंशंस, थीम्स पर नाटक रचे गए। प्रसाद योगिन नाटक के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख बात थी वो यही थी कि नवजागरण की अवधारणा को लेकर आने पर बल दिया गया था। नवजागरण की अवधारणा क्या है, ये जब हम कविता खंड या पद्य खंड शुरू करेंगे तब वहाँ पर समझेंगे। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि नवजागरण की एक अवधारणा को लेकर आने का प्रयास किया गया था इन रचनाओं के अंतर्गत। तो कुछ प्रसिद्ध रचनाकार के नाम है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद ही हो गए। जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो आपके पाठ्यक्रम में नाटक है वो है स्कंदगुप्त। इसी तरीके से चंद्रगुप्त उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। साथ ही ध्रुव स्वामिनी भी एक बेहद प्रसिद्ध उनका नाटक है, उनकी रचना है। इसी तरीके से आगा हश्र जी है। आगा हश्र जी ने सूरदास नामक एक रचना लिखी है। तो आप ये दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध नाट्यकार हैं जो इस काल में हुए थे, जैसे कि सुदर्शन है। तो आप उनके नाम ले सकते हैं। ज़रूरी यह है कि आप जब इस खंड को पढ़ेंगे, जो मैं अभी आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट डिस्कशन के बारे में बता रहा हूँ, तो आप इनके बारे में और इस युग के बारे में कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो एक कंसेप्ट डिस्कशन है ताकि आपकी शुरुआत हो सके इस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू। तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, लेकिन इतने शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्टिव आता है जब प्रश्न आता है, जब मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, तो आप हर एक युग से संबंधित 5 से 6 पॉइंट्स अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर रचनाएं बता रहा हूँ, जिन लोगों की रचनाएं 2 या 3 रचनाएं आपके पास होनी चाहिए ताकि आप लिख सकें ठीक तरीके से आंसर में।
इसी तरीके से फिर प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व नाटक आता है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो प्रसादोत्तर नाटक थे, यानी कि प्रसाद के इतर जयशंकर प्रसाद अब यहाँ पे नहीं रहे थे, उनके अलावा जो अन्य लोग थे, लेकिन स्वतंत्रता से पहले उन्होंने क्या रचना लिखी उनके उनके बारे में यहाँ पर है। तो देखिए इस काल में दो प्रमुख तत्व नज़र आते हैं। पहला है कि यथार्थवादी रचनाएं नज़र आती हैं, और दूसरा है कि जो राष्ट्रीय चेतना से उभरती हुई रचनाएं नज़र आती हैं, यानी कि जिनमें राष्ट्रीय चेतना का उभार बेहद अधिक रहता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख रचनाकार रहे थे, जैसे कि हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, इन्होंने रक्षाबंधन नामक एक रचना लिखी थी। इसी तरीके से छाया उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो वहीं बेचैन शर्मा उग्र भी एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं, जिनकी रचना आवारा काफ़ी प्रसिद्ध है। ये नाटक ही हैं जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। तो जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो प्लीज़ आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स में 5-6 पॉइंट्स प्रत्येक युग के लिख लीजिएगा, और हर एक नाट्यकार के कम से कम 2 या 3 रचनाएं आपके पास होनी चाहिए, ताकि यदि आंसर आए लिखने के लिए तो आप लिख सकें। तो ये बेसिक हुआ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं, सेकंड एस्पेक्ट जो आपके पाठ्यक्रम में है, भारत दूरदशा। देखिए भारत दूरदशा जो आपका नाटक है, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत थोड़ा बहुत एनालिसिस देखा था कि भारत दूरदशा में भारतेंदु कहना क्या चाह रहे हैं और इसमें कितने अंक हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो प्रथम 2 अंक का डिस्कशन होगा। इसमें टोटल 6 अंक हैं। अगले कुछ वीडियोस के अंतर्गत हम बाकी अन्य अंकों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम ये 2 अंक के बारे में समझते हैं क्या है। देखिए जो पहला अंक है वो है योगी के बारे में। इस अंक के अंतर्गत यानी कि जब ये अंक शुरू होता है तो यहाँ पर कुल मिला के केवल एक गीत है, जो आप बहुत फेमस लाइन सुनेंगे बार बार इस नाटक के अंतर्गत कि हा हा भारत दूरदशा ना दिखी जाए, वो ये योगी ही गा रहा है। और योगी इस गान के अंतर्गत ये चीज़ बता रहा है कि भारत के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं, क्या क्या कमियां व्याप्त हो चली हैं। तो वो इसी कमियों के माध्यम से सामने लेकर आ रहा है योगी। और योगी कौन है यहाँ पर? योगी के रूप में स्वयं भारतेंदु शामिल है। तो जैसे आप यदि डिस्क्रिप्शन करेंगे इस आंसर का तो आप बता सकते हैं कि योगी के रूप में स्वयं भारतेंदु शामिल है, और भारतेंदु ही बता रहे हैं कि भारत में किस प्रकार की समस्याएं पनप रही हैं। प्रथम अंक केवल इतना ही है, पूरा का पूरा प्रथम अंक में केवल गान है और कुछ नहीं। फिर दूसरा अंक आता है। दूसरा अंक यानी कि दूसरे सेट, जैसे हमने बताया था कल, इस पूरे के पूरे नाटक में 6 अंक हैं और 6 दृश्य हैं, यानी कि 6 सेट्स हैं। तो अब ये जो आ रहा है वो सेकंड सेट है दूसरे अंक के साथ। इस अंक में क्या होता है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं वो कुछ इस प्रकार से। भारत एक चरित्र है, जो आपका राष्ट्र है, जो हमारा राष्ट्र है भारत राष्ट्र, उसे एक चरित्र के रूप में दर्शाया गया जिसका नाम है भारत। दूसरा है भारत दुर्दैव, यानी कि जो भी भारत के अंतर्गत कमियां हैं उसे भारत दुर्दैव ने निभाया है, ये एक अन्य चरित्र है। तीसरा चरित्र है निर्लज्जता, और चौथा जो चरित्र है वो है आशा। तो ये गौण चरित्र हैं, इतने प्रमुख चरित्र नहीं हैं। प्रमुख चरित्र ये 2 ही हैं, भारत है और भारत दुर्दैव है। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे होती है कि भारत मंच पर है और वो दर्शा रहा है कि कितनी सारी कमियां अब उसके अंतर्गत है, और ऐसे में जो जिस स्वर्ण युग या स्वर्ण भारत की बात कही जाती थी, स्वर्ण काल की बात कही जाती थी, अब वो कहाँ रह गया, अब वो है ही नहीं। वो कुछ इस प्रकार की बातें कर रहा है भारत। तो इतने कुछ ही देर में क्या होता है, भारत दुर्दैव की एंट्री होती है, और भारत दुर्दैव ज़ोर से दहाड़ता है। उसके इसी दहाड़ से भारत मूर्छित होकर गिर जाता है, और यहीं पर यह दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। यानी कि निर्लज्जता और आशा की एंट्री होती है, लेकिन वो बहुत ही गौण कैरेक्टर है। तो आप इस अंक को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो व्याख्या खंड है पेपर 2 में, मैं जैसे कई बार बता चुका हूँ, पेपर 2 जब आपका होगा उसमें जो 5th क्वेश्चन रहता है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, वो व्याख्या खंड से रहता है। और वो नाटक के अंतर्गत भी यदि कुछ पंक्तियाँ हैं तो वहाँ से व्याख्या पूछी जाती है। तो आप प्लीज़ इसे ठीक से पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि पंक्तियाँ यदि क्वेश्चन में पूछ लिया कहाँ से है, तो आप बता सकें कि पंक्तियाँ यदि जैसे इसी नाटक से रही, इसी अंक से रही, तो आप बता सकते हैं कि व्याख्या के अंतर्गत दूसरे अंक से, भारत दूरदशा के दूसरे अंक से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो चलिए अब इस डिस्कशन को यहीं जो सेकंड एस्पेक्ट है उसे समाप्त करते हैं। कल अब हम देखेंगे कि सेकंड जो अन्य 2 अंक हैं उनमें भारतेंदु क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज के प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। देखिए प्रश्न यही था कि भारत दूरदशा का इच्छित आदर्श क्या है, समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।
तो समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा हो कि भारत दूरदर्शा में भारतेंदु कहना क्या चाह रहे हैं, तभी आप उनका इच्छित आदर्श को बता पाएंगे। देखिए इंट्रोडक्शन, यदि आपने कल का डिस्कशन भी देखा होगा, कल भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न था। तो प्रश्न बस बदला है, उसका हाव भाव बदला है, लेकिन जो उसके अंदर का जो बॉडी होगी, मेन बॉडी होगी, वो बिल्कुल सेम होगी। तो यदि आपने कल का भी डिस्कशन देखा है तो भी आप इस क्वेश्चन को बेहतर रूप से सुलझाने में आप सक्षम हैं या सक्षम हो पाएंगे, मुझे ये भरोसा है। तो चलिए इसे देखते हैं कि आखिरकार इसे डील कैसे किया जाएगा। जो क्वेश्चन है उसमें सीधा सीधा आपसे इच्छित आदर्श पूछा है भारतेंदु का। तो इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कीजिए कि भारतेंदु किस तरीके से इस नाटक में क्या कहना चाह रहे हैं, आप 2 पंक्तियों में बताइए। वो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की बात कर रहे हैं, ये बता सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं कि भारतेंदु ने अपने सभी नाटकों में इसी इच्छित आदर्श को ही जताया है। आप उनके कुछ नाटकों के बारे में बता दीजिए, जैसे भारतेंदु के कुछ अन्य नाटक हैं, नील देवी हो गया या फिर अंधेर नगरी। तो ऐसे नाटकों के बारे में आप 4 से 5 पंक्तियों के अंतर्गत बता सकते हैं कि भारतेंदु उनमें भी वही इच्छित आदर्श जता रहे हैं जो उन्होंने भारत दूरदर्शक के अंतर्गत जताने की कोशिश की है। यानी कि उनके इच्छित आदर्श में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का भाव नज़र आता है। ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। देन मेन बॉडी में आइए। मेन बॉडी में अब आपको बताना पड़ेगा कि भारतेंदु क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज़ को लेकर आना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो जो राष्ट्र के अंतर्गत जो भी कमियां हैं उसे दूर करने पर बल देकर राष्ट्र के गौरव को और जो राष्ट्र का स्वर्ण युग था उसे पुनः लेकर आने पर बल दे रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना को भारतेंदु वापस जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देन सेकंड आप बताइए किस प्रकार की समस्याओं को भारतेंदु दर्शाते हैं और भारतेंदु उन समस्याओं को दूर करने पर बल दे रहे हैं, जैसे कि आंतरिक समस्याएं भी हैं और बाह्य समस्याएं भी हैं। आलस्य है या मदिरापान है या इसी तरीके से जातिवाद है, सांप्रदायिकता है। भारतेंदु इन सब पर चोट कर रहे हैं और इन सब समस्याओं को दूर करने की बात करते हुए नजर आते हैं भारतेंदु। यही उनका इच्छित आदर्श है। तीसरा बताइए कि इच्छित आदर्श क्या है। वो एक प्रगतिशील समाज चाह रहे हैं, क्योंकि जब ये सब समस्याएं समाप्त होंगी तब ये प्रगतिशील समाज आएगा। प्रगतिशील समाज के लिए भारतेंदु ज्ञान की भी बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान लेना ज़रूरी है, शिक्षा लेनी ज़रूरी है। और इसके लिए वो एक पंक्ति भी कहते हैं कि देखो पश्चिम से सूरज, जो ज्ञान का सूरज है, वो उगा हुआ चला आ रहा है, यदि हम अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे। तो आप कुछ इस प्रकार की पंक्तियों का यहाँ पर उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। देन जो चौथी चीज़ भारतेंदु दर्शाना चाहते हैं, जो उनका इच्छित आदर्श है, वो है कि बुद्धिजीवी वर्ग अपने कार्यों को उचित तरीके से पहचाने, जो कार्य उनके लिए समाज ने निर्धारित किए उसे पहचाने। इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हैं कि वह भारतेंदु पहला देशी, जब हम नाटक देखेंगे या आपने यदि नाटक पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा कि पहला देशी है, इसी तरीके से एडिटर है, बंगाली बाबू हैं। इन पर भारतेंदु कटाक्ष करते हैं और इनके माध्यम से वो बुद्धिजीवी वर्ग है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग अपने कार्यों को, जो कार्यबोध समाज ने उन्हें दिया है, जो कार्य समाज ने मध्य वर्ग को या बुद्धिजीवी वर्ग को सौंपा है, बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं उससे दूर होता हुआ नजर आता है। तो भारतेंदु इन चरित्रों के माध्यम से ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग पर कटाक्ष कर रहे हैं और उन्हें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने दायित्वों को पहचानें। तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं कि भारतेंदु का इच्छित आदर्श बुद्धिजीवी वर्ग के संबंध में क्या है। देन उत्तर को यहीं पर एंड नहीं कर देना, आपको तुलना भी दर्शानी है। जैसे आप भारतेंदु के अंधेर नगरी से, अंधेर नगरी बहुत ही फेमस नाटक है, आपने हो सकता है इसे पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको ये नाटक की समरी इस यूपीएससी के सिलेबस में पढ़नी ज़रूरी है, पढ़नी पड़ेगी। तो वहाँ से आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि भारतेंदु कुछ इसी प्रकार का इच्छित आदर्श अंधेर नगरी में भी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने स्कंदगुप्त में भी राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए बल दिया है। यहाँ पर आप स्कंदगुप्त की कुछ पंक्तियों को उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त के द्वारा ये कहलवाते हैं कि आर्य देश का नाश या आर्य देश का पतन इन्हीं आंखों से देखना था, देशाभिमान गरजने लगता है, खून खौल उठता है। इस प्रकार की आप पंक्तियाँ यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब आपका ये
यहाँ पर आपकी तुलना हो जाएगी। इस प्रकार से आपने मेन बॉडी को डील कर दिया होगा। तो उसके पश्चात आप एक कंक्लूजन लिखिए कि भारतेंदु नवजागरण बोध को लाते हुए दिख रहे हैं और यही नवजागरण बोध की धारणा संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य से जोड़ते हुए नजर आती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 38 का में शामिल है। इस तरह से भारतेंदु का जो इच्छित आदर्श है वो आज भी प्रासंगिक है। तो प्रासंगिकता दर्शाते हुए एक कंक्लूजन लिखकर आप इस क्वेश्चन का एंड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आई होगी चीज़ कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारतेंदु के द्वारा जो ये नाटक है भारत दुर्दशा, इसके अन्य 2 अंक में भारतेंदु क्या कहना चाहते हैं, और कुछ इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया होगा उसे डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।